अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हमारे लेक्चर के अंदर हम स्केलेटल मसल के बारे में स्टडी करने लगे हैं। इसमें हम लोग मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका नर्व के साथ रोल क्या है, मसल क्या चीज़ होती है, मसल की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है। रिकमेंडेड बुक्स आपको पता है, आपकी गार्डन एंड हॉल और फिरदौस हैं, आपने ज़्यादा अपने गार्डन से ही पढ़ना है। जो आज हम लोग बेसिक काम करेंगे वो क्या कि स्केलेटल मसल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है कि स्केलेटल मसल्स, आपकी बॉडी के अंदर 3 किस्म के मसल्स होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ या कार्डियक। स्केलेटल मसल क्या है? जो आपका मेजरली स्केलेटन के साथ जो आपको स्केलेटन के साथ मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो स्केलेटल मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स आपका हार्ट बना रहे होते हैं, और स्मूथ मसल्स जो हैं वो आपके जो जीआईटी के जो मसल्स हैं ना, जो कि इनवॉलंटरी होते हैं, दैट आर योर स्मूथ मसल्स। तो बेसिकली आज जो हमारा काम है वो दैट इज रिलेटेड टू स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल का मैंने आपको फंक्शन बताया कि उसने मूवमेंट प्रोड्यूस करनी होती है। जैसे लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट योर बाइसेप्स, तो बाइसेप्स क्या करेगा? वो आपके एल्बो पे फ्लेक्शन करवा रहा होता है। इसी तरह आपका ट्राइसेप्स है, एल्बो पे एक्सटेंशन करा रहा होता है। तो ये ऐसे मसल्स हैं जो मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आप इसको वॉलंटरली कंट्रोल कर रहे हो, यानी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहे हो। तो स्केलेटल मसल जो है वो वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। अगर मैं बात करूँ स्मूथ मसल की, तो स्मूथ मसल वॉलंटरी कंट्रोल आप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कमांड योर स्टमक टू कॉन्ट्रैक्ट एट अ सर्टेन टाइम, बल्कि वो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है जब उसे पता होता है कि मैं फूड एंटर हुआ है उसके अंदर, उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है या सिक्रीट करना है। तो इसी तरह जब आपका हार्ट की अगर मैं बात करूँ, तो यू आर नॉट कमांडिंग योर हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट कि आपने इस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट करना है, इस रेट पे रिलैक्स करना है। आपका हार्ट खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है। तो आपका हार्ट यानी आपके कार्डियक मसल्स और आपका स्मूथ मसल जो है वो इनवॉलंटरी होता है, जबकि आपके स्केलेटल मसल जो है दैट इज वॉलंटरी। स्केलेटल मसल में एक एक्सेप्शन है, दैट इज योर डायफ्राम। डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसने आपके थॉरैक्स को एब्डोमेन से सेपरेट किया होता है। ये बेसिकली इन दो रीजन्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट कर रहा होता है। होता स्केलेटल मसल है, बट इट इज एन एक्सेप्शन कि ये इनवॉलंटरी होता है। अदरवाइज ऑल जितने भी हमारे स्केलेटल मसल्स हैं दैट आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। तो ये आपको एक एमसीक्यू बन गया कि हाउ डायफ्राम इज डिफरेंट। ठीक है, तो आपने उसको फंक्शन में उसके कंट्रोल के बारे में बता दिया। अभी जो हम लोगों ने आज पढ़ना है वो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में है। और उसके अंदर जो आपको मेजर चीज़ें पता होनी चाहिए वो कनेक्टिव टिश्यू, शीथ, सार्कोलेमा, ये जो आपके सामने कुछ चीज़ें लिस्ट हुई हैं, इनको हम वन बाय वन देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। अब सबसे पहले तो हमें पता होगा कि स्केलेटल मसल जो है उसके ऊपर कुछ कवरिंग्स होंगी। ठीक है, उन कवरिंग्स को हम शीथ बोलेंगे। शीथ हमारे पास 3 किस्म की आती हैं, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम। जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनता जाता है, हम उसके ऊपर जो कोड बनेगा उसका नाम सबसे हम जो है वो उसको रिस्पेक्टिवली नाम देते जाएंगे। जैसे एंडो का मतलब सबसे अंदर वाली लेयर जो है, ठीक है। पेरी मीडियम में होता है, और एपी सबसे अपॉन, एपी का मतलब होता है सबसे ऊपर वाली लेयर। तो अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है हमारे पास कि सबसे पहले जो है ना फिलामेंट, जो आपको मसल है वो कैसे बनता है, अगर मैं बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाऊं तो वहां पे आपके फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंट्स, ढेर सारे फिलामेंट्स होंगे, वो मिलकर फिब्रिल बनाएंगे, फिब्रिल्स मिलकर फाइबर्स बनाएंगे, फाइबर्स मिलकर फैसिक्यूल्स बनाएंगे, और फैसिक्यूल्स जो है वो एक बड़ा सा मसल बना देंगे। ये जैसे आपके पास ये डायग्राम में दिखाया गया, एक मतलब एक पूरा मसल है। यहाँ पे आपको ये जो रेड से जो सेकंड में, अगर यहाँ पे हम ड्रॉ कर सके, ये जो आपको दिखाया गया है, ये सारा क्या है कि ये आपका फिलामेंट्स वगैरह आपको ड्रॉ किए हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या है कि जो मैंने आपको अभी से जो सीक्वेंस बताया है, उस सारे सीक्वेंस में हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास फिलामेंट्स आता है, फिब्रिल आता है, फाइबर आता है, फैसिक्यूल आता है, और देन मसल बन जाता है। तो इस तरह कवरिंग्स का जो सबसे बाहर कवरिंग होगी ना, उसे हम बोलेंगे वो एपीमाइसियम है। तो ये एक ओवरकोट है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, जिसने पूरे के पूरे मसल बल को कवर किया हुआ है। देन जो फैसिक्यूल्स को कवर किया होता है वो पेरीमाइसियम ने किया होता है। बंडल्स ऑफ स्टिक्स, जो बंडल्स को किया है ना, जो फैसिक्यूल्स बने थे उनको जो किया है वो पेरीमाइसियम ने कवर किया होता है। और फिर हमारे पास लास्टली जो आता है एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम क्या करेगा कि हमारे पास जो फाइबर्स बने हैं उसको इनशीथ करेगा, उसको इनक्लोज करेगा। तो 3 शीथ हमने बता दी जो उसको इनक्लोज करी होती है, इनशीथ करी होती है। ये आपके पास स्ट्रक्चर आ रहा है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन आगे हम थोड़ा सा इसमें मजीद आपको दिखाया गया है। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा हम जूम इन करें, ड्रॉ, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि फैसिक्यूल्स बने हुए हैं, अंदर फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये सारा कुछ आपके सामने ड्रॉ हुआ है, ठीक है।
आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि कौन सी लेयर कैसे किसको जो है वो कवर कर रही है। बस ये कवरिंग के लिए आपने क्या करना है कि सिंपल एक आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने कैसे इसको जो है एमसीक्यू के लिए पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सार्कोलेमा। अब जो मसल का जो सेल है ना, बेसिकली हर चीज सेल से बनी होती है। जो जितना भी आपकी बॉडी है, ट्रिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, आप जब आपकी बॉडी को बना रहे हैं। अब मसल सेल को हम बोल देते हैं कि जो मसल का यूनिट होगा ना, जो कंट्रक्टाइल यूनिट है, उसको हम बोल देते हैं सार्कोमेर। तो जो मसल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, हम उसको सार्को से रिलेट कर के बोलेंगे। जैसे हम लोग डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं बायोलॉजी के अंदर, या मोर स्पेसिफिकली एनाटॉमी के अंदर, या अब जैसे फिजियो के अंदर हम मसल के लिए क्या करें, हम सार्को का वर्ड यूज करें। लेमा का मतलब होता है शीथ। तो जो कवरिंग आपके मसल फाइबर को कवर करी है, जो एक मेम्ब्रेन आपके मसल फाइबर को कवर करी है, उसको हम बोल देते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा बिल्कुल सिमिलर वैसे ही है जैसे आपके जितने भी सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन होती है, उसी तरह आपके पास सार्कोलेमा आता है। इट कंटेन्स एन आउटर कोट ऑफ न्यूमरस थिन कोलेजन फाइबर्स एंड एट द एंड ऑफ ईच मसल फाइबर सार्कोलेमा फ्यूजेस विद द टेंडन। अब हमें ये भी पता है कि एक मसल होता है, तो मसल क्या करेगा, मसल एंड किस चीज में करता है, टेंडन के अंदर एंड करता है ना। तो जो आपका सार्कोलेमा है वो भी अल्टीमेटली टेंडन के साथ ही जाकर वो बोन्स के साथ अटैच हो जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करें तो क्या होगा कि यूं हमारे पास एक मसल आ रहा है, ये सारा हमारे पास मसल आता है। ठीक है, फिर ये यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एंड हो रहा है। अब एंडिंग की बात क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास एक टेंडन बनेगा। अब टेंडन ने जाके अटैच करना होता है बोन के साथ, ये हमारी बोन आ रही है। तो क्या होगा कि जो कवरिंग मसल के साथ अटैच हुई, मसल के ऊपर कवर करी थी, वो टेंडन से होती हुई अल्टीमेटली बोन के ऊपर जो है वो अटैच हो जाएगी। तो जैसे जैसे हमारे पास आ रहा है मसल आ रहा है, टेंडन आ रहा है, तो उसी तरीके से उसकी जो सार्कोलेमा है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, वो भी उसको फॉलो करते हुए जो है बोन के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मायोफिब्रिल्स। अच्छा, अब जैसे हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि उसके अंदर क्या होता है, मसल, फैसिक्यूल्स, फाइबर्स, फिब्रिल और फिलामेंट। तो मायोफिब्रिल्स किस चीज से बने हुए हैं, फिलामेंट से। फिलामेंट मिलके बनाते हैं फिब्रिल, फिब्रिल मिलके फाइबर, फाइबर फैसिक्यूल्स और फिर मसल बन जाता है। इसको लिख भी लेना कहीं पे आप सब। अब फिब्रिल्स के बारे में हमने क्या बताया कि इसमें फिलामेंट्स होते हैं। अब फिलामेंट्स एक्सक्यूज मी, फिलामेंट्स कैसे होते हैं, हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है थिन, एक होता है थिक। अब थिक से आपको क्या समझ आ रहा है, थिक का मतलब है कि मोटा सा होगा। ठीक है, अब मोटे से आप याद कर लो, एम से मोटा और एम से मायोसिन। जो जो थिक फिलामेंट होता है ना, उसका नाम होता है मायोसिन फिलामेंट। ये आपके पास जो आ गया। ठीक है, मायोसिन फिलामेंट थिक फिलामेंट होता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या, सबसे पहले तो ये इसके अंदर हम इसको erase तो करें। अच्छा, ईच मायोसिन मॉलिक्यूल जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हेवी एंड 4 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एक, इसके 2 ग्लोबुलर हेड्स हैं। 2 हेवी चेन है, 4 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 2 ग्लोबुलर हेड्स हैं। और एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो इसके अंदर होता है वो है इसका हिंज। अगर हम यहाँ पे स्लाइड में इसका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको नजर आ रहा है, ये जो ऊपर आपको रेड कलर का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वहां पर ये चले, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनी हुई हैं। और यहाँ पर ये इसके ग्लोबुलर हेड्स हैं। और ये जो कोना सा बना हुआ है ना, ये जो यहाँ पर ये कोना सा, इसको बोलते हैं हिंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़े होंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आपकी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तब ये वाले हेड्स और ये वाले जो हिंजेस हैं, ये मूव करते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा इसके इस फीचर्स पर अगर हम आए, तो मायोसिन के बारे में हमने क्या बोला, थिक फिलामेंट होता है मायोसिन, मतलब मोटा सा फिलामेंट है ये। जो इसके 2 हेवी हेड्स हैं, 4 लाइट, सॉरी 2 हेवी चेन्स हैं, 4 लाइट चेन्स हैं। और इसके 2 ग्लोबुलर हेड्स हैं और एक हिंज वाला एरिया होता है इसका। अब जो इसकी 2 चेन्स है ना, जैसे हमने देखा था, जब अब आप एक मोटी सी रस्सी देखते हो, तो उसके अंदर 2 जो रस्सी है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरवाइन हुई होती हैं। ठीक है, ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। तो इसके भी जो ग्लोबुलर चेन्स है ना, वो भी एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट अराउंड हुई होती हैं। वो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी होती है। अब दूसरा फिलामेंट आता है हमारे पास, थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट क्या होता है, इसको हम एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। अब एक्टिन फिलामेंट के जो कुछ फीचर्स है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जी प्रोटीन होती है। अब जी प्रोटीन क्या है, जी प्रोटीन मिलके बनाएगी एफ एक्टिन। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, हमने जो थिन फिलामेंट में याद रखना, 3 कंपोनेंट्स, एक है एफ एक्टिन, एक है ट्रोपोमायोसिन और एक है ट्रोपोनिन। अब हमारे पास क्या होता है, इसका भी हम स्ट्रक्चर देख लें। ये रहा, जो नीचे आपको ब्लू बीड्स वाला नजर आ रहा है ना स्ट्रक्चर,
यहाँ पर हम इसको नोट कर लेते हैं, थोड़ा-सा आपको नज़र आ जाएगा। ये जो ब्लू बीड्स वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, ये आपके पास आ गया आपकी जो थिन फिलामेंट होता है, ठीक है? इसके अंदर आपको बीड्स नज़र आ रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, ट्रोपोमायोसिन एक्टिन। तो एक्टिन के आपके पास एफ एक्टिन जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपको एफ एक्टिन, इसके ऊपर ब्लैक डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, दीज़ आर द एक्टिव साइट्स। बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो ऊपर आपने मायोसिन देखा था, उसका जो हेड है ना, वो यहाँ पर एक्टिन की एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच हो जाता है। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसने क्रॉस ब्रिजेस बनाने होते हैं। क्रॉस ब्रिज हम पढ़ते हैं, क्या होता है कि मायोसिन का हेड एक्टिन की एक्टिव साइट के साथ मिलकर जुड़ जाएगा, एक 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 कनेक्शन बना देगा, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दूसरी चीज होती है हमारे पास ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन भी क्या है, ये भी एफ एक्टिन के अराउंड बिल्कुल हेलिकल पैटर्न के अंदर, ये लंबी सी आपको चेन येलो कलर की नजर आ रही है, वो इसके अराउंड जो मूव कर रही है ना, वो हमारे पास ट्रोपोमायोसिन है। इसने क्या किया है, एक्टिव साइट को कवर कर लेता है। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। अब जो आई है वो एक्टिन के साथ अटैच होता है, जो ट्रोपोनिन टी है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होता है, और जो ट्रोपोनिन सी है उसके साथ आके कैल्शियम आयंस अटैच होते हैं। जब ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन अटैच हो जाएंगे, तो जो एक्टिव साइट है ना, जो कि पहले ट्रोपोमायोसिन ने कवर की हुई थी एफ एक्टिन की, वो क्या होगी कि वो अनकवर्ड हो जाएगी, और हमारा जो ट्रोपोनिन है वो अटैच हो जाएगा हेड ऑफ मायोसिन के साथ, ठीक है? तो ये इसको राशन को हम मजीद पढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जनरल फीचर्स के बारे में पता चल गया कि थिन और थिक फिलामेंट के क्या फीचर्स होते हैं। ये ट्रोपोमायोसिन के बारे में पता चल गया, ट्रोपोनिन आई टी सी के बारे में बता दिया। अब मसल के अंदर सार्कोलेम जो स्ट्राइएशंस आ रही होती हैं, अब हमने कहा स्केलेटल मसल्स की एक फीचर ये भी था कि उसके अंदर स्ट्राइएशन का क्या है मतलब है कि कुछ लाइट एरिया है, फिर डार्क आता है, फिर ऑल्टरनेट लाइट डार्क, इस तरह एक स्ट्राइएटेड एरिया बन रहा होता है। वो क्यों क्यों बन रहा होता है, हम वो भी देख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे सार्कोमेर का, अगर यहाँ पे पहले हमें यहाँ पर, अच्छा, अब हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होता है मसल का। कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट का मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इतना, जैसे हम लोग रीनल में पढ़ा था कि हम लोगों ने एक जो नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है? इसी तरह ये इसका कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है। ये जो मैंने मार्क किया है ना, इतना एरिया, इसको हम बोलते हैं सार्कोमेर। कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट में इसको क्यों कह रही हूँ कि अगर इतना सा पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये सारे सार्कोमेर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली पूरे का पूरा जो बड़ा सारा मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो दिस इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट। अब इसके फीचर्स क्या है, ये आपको दो ये जी डिस्क है और दूसरी ये जी डिस्क है। तो जो एरिया बिटवीन टू consecutive z disc, this is called sarcomere, which is the contractile unit of a muscle. इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये अंदर आपको ये मोटी सी एक रेड कलर की मायोसिन, ये मायोसिन है, ठीक है? ये आपका फिलामेंट मायोसिन है। ये जो आपको ऊपर बारीक सी लाइंस नजर आ रही हैं, ये थिन फिलामेंट है, ये आपके पास एक्टिन है। अब इसके मजीद फीचर्स अगर हम गौर करें तो क्या है कि हमारे पास बीच में एक ये वाला एरिया आ रहा है, ये जो बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है? ये इसके ऊपर की मायोसिन ने इसको, सॉरी, एक्टिन ने इसको कवर नहीं किया हुआ, ठीक है? ये बिल्कुल क्या है कि ये अनकवर्ड है, ये लाइट जोन हो जाता है। जहां पर एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे को कवर कर रहे हैं ना, वहां पर डार्क जोन बन जाता है। इसी तरह जो एम लाइन आपको नजर आ रही है, एम लाइन क्या है, वो मिड लाइन, ये मिड से जो लाइन पास करी है ना, एक इमेजिनरी लाइन पास करी है, वो क्या है हमारे पास, एम लाइन, ठीक है? तो इस तरह इनके नाम जैसे दिए हमने, जो मिड से लाइन पास करी है वो एम लाइन है, दो कंजेक्टिव लाइन जिसके दरमियान में यूनिट है वो जी डिस्क है, ऊपर एक्टिन फिलामेंट था, नीचे मायोसिन फिलामेंट है, और इसके अलावा हम लोगों ने एच जोन कह दिया, एच जोन कहते हैं हेले जोन को, ठीक है? जो ब्राइट सा जोन नजर आ रहा है आपको ये मिड में, वो हेले जोन है। फिर जो आपके पास एक्टिन का बैंड होता है ना, उसको हम बोलते हैं आई बैंड, और जो ए बैंड है जो आपको मायोसिन का बैंड बनता है, वो हो जाता है ए बैंड, ठीक है? ए बैंड डार्क है, आई बैंड लाइट है। तो आपके पास ये कुछ नाम आ गए, और ये क्या है, सार्कोमेर की फीचर्स हैं। सार्कोमेर हमने बता दिया कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल है, ठीक है? मायोफिलामेंट्स के बारे में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ट्राइड कैसे बनता है, हमारे पास 3 चीजें हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और 2 टी ट्यूब्यूल्स मिलेंगे आपस में, और क्या होगा कि ये 3 चीजें जब आपस में मिल रही हैं, एक टर्मिनल सिस्टर्न है, टी ट्यूब्यूल और फिर टर्मिनल सिस्टर्न। सार्कोप्लाज्मिक क्या, अच्छा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे आपके पास नॉर्मल सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी तरह मसल सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे मसल सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज अ सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग कैल्शियम। कैल्शियम आयन इज वेरी 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 मच नेसेसरी फॉर कंट्रैक्शन ऑफ अ स्केलेटल मसल। हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, अभी भी अगर आपको थोड़ा
सा अगर मैंने आपको आइडिया दिया है ट्रोपोनिन सी के बारे में, तो सी में हमने क्या कहा था, जब कैल्शियम आयन बाइंड करेगा एक्टिव साइट फिर एक्सपोज होगी और फिर कंट्रैक्शन अकर होगी, तो कैल्शियम आयन इज वेरी नेसेसरी। तो कैल्शियम आयन का एक सोर्स होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड स्केलेटल मसल। अब जब मसल का स्ट्रक्चर हम पढ़े होते हैं ना, तो उसके अंदर 2 सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उनके दरमियान में एक जो है वो हमारे पास टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल क्या है कि जैसे एक कोई भी कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर यूं आ रहा था और यूं एक एक पिट सा बन गया है, ठीक है। इसके एक इस साइड पे भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इस साइड पे भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो 3 चीजें होंगी ना हमारे पास। तो ये 3 चीजों का मिलके जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको हम बोल देते हैं ट्राइएड। ट्राइएड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस भी हम कॉन्ट्रैक्शन में देखते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्शन में ही सारी चीजें, कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्राइएड का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ले लिया। अब जब हम इसी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो जनरल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू मसल जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रैवल करता हो रहा है। लेट्स से हम लोगों ने यूं ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता हुआ यहाँ पर टी ट्यूब्यूल में जो है वो एंटर कर गया है। अब ये एक्शन पोटेंशियल से क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन, यहाँ पर ये आपको नर्व फिजियोलॉजी में भी आपको पढ़ा होगा, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होना शुरू हो गया, ठीक है। नर्व क्योंकि इंपल्स ट्रैवल कर रही है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, इस रिलीज से कैल्शियम रिलीज होगा, एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल्स खुलेंगे, यहाँ पे इस मेम्ब्रेन पे ना एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल्स होंगे, वो चैनल्स खुलेंगे और कैल्शियम बाहर से अंदर सेल की तरफ अंदर की तरफ आ जाएगा। एक सोर्स हो गया ये कि कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर जो साइट है वहां से सेल के अंदर आ गया। दूसरा सोर्स क्या है कि ये जब ट्रैवल करेगा यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसको भी एक्टिवेट करेगा और इसके यहाँ पे राइनोडाइन रिसेप्टर्स होते हैं, वो ओपन करेंगे और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम जो है वो इनसाइड द सेल मूव कर जाएगा। तो हमारे पास 2 सोर्सेज हो गए जहाँ से कैल्शियम मूव कर रहे हैं। एक, जब बाहर से पोटेंशियल जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रैवल करता हुआ सेल के अंदर आया, उसने एसिटाइलकोलिन रिलीज किया, एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल्स ओपन हुए जहाँ से कैल्शियम मूव करेगा इनसाइड द सेल। दूसरा रिसोर्स क्या हुआ कि जब वही एक्शन पोटेंशियल अंदर आके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है वो एक्टिवेट करेगा, वहां पे राइनोडाइन रिसेप्टर्स होंगे, वो ओपन होंगे, कैल्शियम क्या करेगा, अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी सेल के अंदर आ जाएगा। अब सेल के अंदर बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर कैल्शियम मौजूद होता है। अब इस कैल्शियम ने क्या करना है कि आपके जो ट्रोपोनिन सी है ना उसके साथ अटैच हो जाना है, ठीक है। हमारे पास ट्रोपोनिन सी के साथ जब अटैच होगा, तब जो ट्रोपोमायोसिन है वो एक्टिव साइट से थोड़ा सा मूव हो जाएगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे और जो एक्टिन का एक्टिव साइट है वो अनकवर्ड हो जाएगी, ठीक है। ये जो आपको ब्लैक डॉट नजर आ रहा है इसके ऊपर, ये अनकवर्ड हो जाएगा। अब ये जो ब्लैक डॉट है ये जाके मायोसिन के हेड के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। मायोसिन का हेड इसके साथ अटैच हो जाएगा। वो क्या होगा उसकी एक और स्टोरी है, लेकिन अभी जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये, ठीक है, कि वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। अब अटैच जब होगा तो कॉन्ट्रैक्शन अकर हो जाएगी, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया कि जनरल कॉन्सेप्ट है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, ये जनरल मैकेनिज्म हो गया। इसी को अगर हम करें कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के बारे में हम पढ़ें कि क्या होता है, एक स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के लिए ना आप लोग एक निमोनिक भी याद कर लो कि हमारे पास HIZ, हिज एक निमोनिक है कि हमारे पास H जोन, I जोन और Z जो Z लाइन थी ना उनके बारे में कुछ होने लगा है, ठीक है। वो क्या करेंगे, आप ये याद करो कि हिज का इज रह गया है, ठीक है। H इज गॉन एंड नाउ हिज से इज बन गया है। अब हिज से इज क्या है, H जोन हमने कहा था कि ये अगर हमारे पास लाइट चेन है, ये हमारे पास लाइट चेन है और ये हमारे पास डार्क चेन मायोसिन है, ठीक है। और दो ऊपर एक्टिन है और नीचे मायोसिन, तो इसके दरम्यान में ये जो ब्राइट सा जोन जोन बन रहा था ना, हेले जोन, उसको हमने कहा था H जोन बन गया है। जब कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, तो ये हमारे पास अगर हम कहें कि ये कॉन्ट्रैक्शन से पहले का हमारे पास जोन आ रहा था यूं, तो जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो आई बैंड्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे इस तरीके से यहाँ पर, और मायोसिन इनके दरम्यान में यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या हुआ कि एच जोन डिसअपेयर हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया ना कि हिज से बस इज रह जाएगा। दूसरा मैंने कहा आई के रेफरेंस से कुछ होगा। क्या हुआ कि आई बैंड जो है वो एक दूसरे के पास आ गए। पहले देखिए इसमें डिफरेंस था, लेकिन अब जो है वो क्लोज है, ठीक है। तो आई बैंड भी पास आ गए। फिर मैंने कहा थर्ड जो आपको पास इफेक्ट आएगा वो जी लाइन पे आएगा। जी क्या मैंने कहा आपको था कि ये डिस्टेंस है, ये पूरा सार्कोमेर था, तो ये 2 जी लाइन है जिनके दरम्यान का डिस्टेंस। तो जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है ये जी लाइंस भी एक दूसरे के पास आ जाती हैं। तो हमने कहा 3 इफेक्ट हो रहे हैं हमारे पास बेसिकली कि जब हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो हमारे पास क्या क्या होगा कि एच जोन डिसअपियर हो जाएगा, जी लाइन भी एक दूसरे के पास आ जाएगी, आई बैंड भी एक दूसरे के पास आ जाएंगे। मायोसिन को इफेक्ट नहीं होगा। मायोसिन क्या कर रहा है, मायोसिन के ऊपर जो है वो आई बैंड मूव कर रहा है। मायोसिन
अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, वो अटैच्ड है जी लाइन के साथ, लेकिन जी लाइन जो है वो क्लोजर आ गई है। मायोसिन ना बेसिकली डेस्मिन एक प्रोटीन होती है, उसके साथ अटैच होता है जी बैंड के साथ। तो मायोसिन को जो है वो उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, बल्कि सिर्फ आई बैंड और जी बैंड क्लोजर आ रहे हैं और एच जोन जो है वो डिसअपियर हो रहा है। तो दिस इज बेसिकली मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, के मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या चीज हो रही होती है। अब एक हमारे पास आती है वॉक अलोंग थ्योरी और फेन इफेक्ट। वॉक अलोंग थ्योरी भी हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन में ही कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये डायग्राम बहुत बेस्ट है इस चीज को समझने के लिए, कि सबसे पहले हमारे पास, हम इसको कर लेते हैं, क्या हुआ कि मायोसिन के जो हेड है ना, इसके साथ यूं पहले सबसे पहले ना मायोसिन का जो हेड है उसके साथ एटीपी अटैच होता है। यू मायोसिन का हेड था, इसके साथ एटीपी अटैच था, तो ये आराम से मजे में था, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही थी, ये अपना काम कर रहा है आराम से, क्या रिलैक्स होकर बैठा हुआ है। अब इस पे क्या हुआ है कि एंजाइम ने एक्ट किया, उसका नाम होता है एटीपीएज। एटीपीएज इसने क्या करना होता है, ये एटीपी की ब्रेकडाउन कर देगा। ठीक है, एटीपी जो ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन के बाद क्या होगा कि एटीपी ब्रेकडाउन के बाद एडीपी बन जाएगा। ठीक है, जब मायोसिन के साथ एडीपी अटैच होगा, तब मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन के एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाएगा और क्रॉस ब्रिज बना देगा। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद क्या होगा कि इसका जो मैंने आपको कहा था ना हिंज वाला एरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंज वाले एरिया में क्या होगा, ये उसको यहाँ पर था ना ये इनिशियली, तो इसने उसको आगे को धक्का मार दिया। ठीक है, इस साइड पे धक्का मार दिया और ये खुद कहाँ से मूव हुआ, ये हिंज वाले एरिया से। मतलब क्या हुआ कि जब मायोसिन के हेड के साथ एटीपी अटैच था तो वो रिलैक्स था। जब एटीपीएज एक्टिविटी हुई, उसको एटीपी को ब्रेक डाउन करके एडीपी में कन्वर्ट किया गया, तो मायोसिन का हेड एक्टिन के और कैल्शियम आके बाइंड कर गया। जो ट्रोपोनिन सी था, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन भी हमारे पास एक्सपोज्ड है, और दूसरा मायोसिन के साथ एडीपी अटैच है। हमारे पास दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके क्या होगा कि मायोसिन इसको अटैच हो जाएगा और इसको आगे की तरफ धक्का मारेगा। जो आगे की तरफ धक्का मारना है ना, इसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। यहाँ पर स्ट्रोक STROKE, ठीक है, पावर स्ट्रोक होता है। तो ये उसको आगे को धक्का मारेगा। अब देखिए मायोसिन अपनी जगह पे है, उसका हेड सिर्फ मूव किया है, लेकिन एक्टिन तो आगे को इस साइड पे धक्का उसको पड़ गया ना, तो वो आगे की तरफ मूव किया है। इसलिए जब मैंने आपको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल बताया तो उसमें कहा कि एक्टिन मूव कर रहा होता है, मायोसिन तो अपनी जगह पर बैठ के उसको मूव करा रहा होता है। फिर थर्ड में क्या होगा कि हमारे पास पावर स्ट्रोक हुआ। अब यहाँ पे पावर स्ट्रोक होने के बाद ये जो एडीपी था ना, ये से डिटैच हो गया, और क्या हुआ, दोबारा से एटीपी आके इस मायोसिन के हेड के साथ अटैच हो गया। अब मैंने आपको बताया था मायोसिन के साथ जब एटीपी अटैच होता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही होती, वो बाइंडिंग करेगा। बाइंड तब करेगा जब उसके पास एडीपी अटैच होगा, डी वाला अटैच होगा तो बाइंड करेगा, टी वाला अटैच होगा तो वो रिलैक्स हो जाएगा। अब उसको आगे मूव कराने के बाद तो वो वापस रिलैक्स हो गया, एटीपी के साथ अटैच हो गया। फिर दोबारा से जब उसने ये एक्टिविटी इनिशिएट करानी होगी, तो वही एटीपीएज एक्टिविटी से एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, वो दोबारा एटीपी में कन्वर्ट होगा, और अगेन वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्शन, और ये साइकिल विल गो ऑन अनटिल हमारे पास जो अचीव, जितना हम रिजल्ट चाहते थे वो अचीव नहीं हो जाता। ठीक है, तो क्या हुआ, इस इस साइकिल के थ्रू जो आपका एक्टिन, जो आपका थिन फिलामेंट है, वो वॉक अलोंग कर रहा है। ठीक है, हर पावर स्ट्रोक के साथ वो आगे मूव करता है, आगे मूव करता है, आगे मूव करता है। तो इस तरह इतना सा यूनिट अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन एंटायर मसल विल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस चीज का नाम है वॉक अलोंग थ्योरी। और जो लास्ट कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर का है वो है फेन इफेक्ट। अब देखो, मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए था, एडीपी। ठीक है, एटीपी की ब्रेकडाउन हुई, तभी मसल जो है वो एक्सपोज हुआ, क्रॉस ब्रिज बना। लेकिन क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए हमें एटीपी चाहिए था। तो एनर्जी, हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना कि एटीपी हमें क्या करे, एनर्जी प्रोवाइड करे, लेकिन एनर्जी कहाँ पे हमें चाहिए, क्रॉस ब्रिज को तोड़ने में, ना कि जोड़ने में। जोड़ने में नहीं, तो एटीपी चाहिए। तो जितना मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, मतलब जितने ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट करा है, जितना ज्यादा वो काम परफॉर्म कर रहा है, उतने ज्यादा एटीपी की क्लीवेज होगा। इसको अगर हम एक जनरल स्टेटमेंट बोलें तो क्या है, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय द मसल, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ एटीपी क्लीव्ड। तो ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली है, दिस इज फेन इफेक्ट। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने ओवरऑल व्यू भी पढ़ लिया। ठीक है, वॉक अलोंग थ्योरी के अंदर हम इसको रेचेट थ्योरी भी कहते हैं, और इसमें पावर स्ट्रोक का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें फेन इफेक्ट में हमने क्या बता दिया कि अमाउंट ऑफ एटीपी क्लीव इज प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। इसका स्टेटमेंट जो मैंने बोला आप वो भी कोट कर सकते हो, अदरवाइज जो स्टेटमेंट इसके अंदर लिखी है वो भी कोट कर सकते हो। एक ही चीज है कि जब जितना ज्यादा मसल परफॉर्म कर रहा है काम, उतना ज्यादा एटीपी क्लीव हो रहा है, क्योंकि हमने कहा कि एटीपी को मजीद मायोसिन के हेड को दोबारा अटैच होने के लिए क्या चाहिए, उसको एटीपी रिक्वायर्ड होता है। लेकिन एटीपी उसके ब्रेकडाउन के लिए है। ठीक है, ये याद रखना है कि जो उसका क्रॉस ब्रिज है उसको ब्रेक करने के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जब आप रिगर मोटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उसके अंदर भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए कि जब हमें क्रॉस ब्रिज ब्रेक करना होता है तब हमें एटीपी चाहिए होता है।
तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो, यू गाइस कैन आस्क।